नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग आगामी पुलिस भर्ती और पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। साथियों, पिछले 2 दिनों से जो दशहरे के कारण कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग चला रहे थे उसका आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग लगातार आपके सामने क्लासों को लेकर के उपस्थित हो रहे थे और आप भी उन क्लासों को पढ़ रहे थे। जिस हिसाब से आपका सहयोग और जिस हिसाब से आपके व्यूज़ हमें वीडियोस पे मिल रहे थे, तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना 1-2 दिन का आप सभी को भी रिलैक्स दिया जाए, जिससे कि एक बार पुनः ऊर्जा से पूर्ण हो करके हम आपके बीच में जुड़ें और आप लोग भी नई ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए और भी अधिक मनोयोग के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सफ़र अभी लंबा है, तो किसी भी प्रकार की चीज़ों को पढ़ते पढ़ते एक रूपता या नीरसता से बचना भी हमारा उद्देश्य है, जिससे कि पढ़ाई में भी आपका मन जो लंबे समय तक है वो लगा रहे। तो इस उद्देश्य से 2 दिनों का अवकाश रखा गया था। तो आशा करता हूँ कि इस अवकाश का आपने सदुपयोग किया होगा और एक बार पुनः नई ऊर्जा और उमंग के साथ हम सभी एक नए सत्र के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करें। 5 सेकंड 10 सेकंड के अंतर्गत मैं पुनः अभी उन अपने सभी चयनित छात्रों से जो पूर्व में किसी न किसी परीक्षा में सरकारी नौकरी में चयनित हो चुके हैं, उन सभी का यदि लेखपाल की डीवीआर के लिए चयन हुआ है और उनको बुलावा आया है डीवीआर के लिए, तो उन चयनित छात्रों से मैं अपने और अपने संस्थान और उन सभी बेरोजगार उन सभी प्रयासरत छात्रों की ओर से निवेदन करूंगा कि वो छात्र अपने डीवीआर को स्किप करके किसी एक बेरोजगार छात्र को, किसी एक प्रतिभाशाली छात्र को नौकरी पाने में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर समाज के उत्थान में अपना योगदान प्रदान कर सके। तो साथियों, आप सभी हमारे और विभिन्न संस्थानों के द्वारा ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इसमें अपना सहयोग प्रदान करते हुए हमारी इस मुहिम को सफलता तक पहुंचाएंगे, इस आशा के साथ हम अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और साथियों, जैसा कि संभवतः ये पैट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी आखिरी क्लास होगी, तो मैं पैट के उन सभी छात्रों को जो पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो कि 28 और 29 तारीख की है, उन सभी छात्रों को अपने दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना कि वो परीक्षा में खूब अच्छी तरीके से प्रश्नों को हल करते हुए और सफलता को प्राप्त करें। उसी कड़ी में आइए हम देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हो सकता है कि परीक्षा में भी आपको उसी ही रूप में मिल जाएं जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आइए साथियों, अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और लेते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न, जो कि है पहला प्रश्न ही हमारा वाक्यांश से लिया गया है और वो कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द आपने बताना है। यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट अनाहूत, बी अनबोला, सी अतिथि और डी अभ्यागत। तो साथियों देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अनाहूत। इस शब्द को अगर आप देख लो तो ये शब्द बनेगा अन्न धन आहूत से, अन्न धन
आहूत से, और आहूत का मतलब होता है बुलाना, आहूत का मतलब होता है बुलाना, और अन का मतलब होता है नहीं। तो जिसे ना बुलाया गया हो वो कहलाएगा अनाहूत। एक यहाँ पर अच्छा शब्द है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्यों ना इसको हम लोग देखते हुए बढ़ें, क्योंकि पेपर में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अतिथि, तो ये शब्द को देखोगे तो बेटा ये बनेगा आधन तिथि। तिथि का मतलब होता है तारीख, आ का मतलब होता है नहीं, यानी जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो वो कहलाता है अतिथि। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो वो कहलाता है वो कहलाता है अतिथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। छंद को वेदों में दी गई उपमा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों कि छंद का उल्लेख, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि छंद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, तो आप लिख सकते हैं ऋग्वेद में हुआ है। तो अब ऋग्वेद में अगर इसका उल्लेख हुआ है तो किस रूप में इसका उल्लेख हुआ है, कैसे ये हमें प्राप्त होता है, तो विकल्प ए है हाथ, बी पैर, सी मुंह और डी नाक। तो देखिए साथियों, यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर होगा ऑप्शन बी पैर, यानी ऋग्वेद में छंद का उल्लेख पैरों के रूप में मिलता है। और कैसे मिलता है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में एक ऋचा पाई जाती है जिसके अनुसार छंद को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। वहाँ छंद को परिभाषित करते हुए लिखा गया है, छंदौ पादौ तु वेदस्य, छंदौ पादौ तो वेद से। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका मतलब कह रहा है कि छंद वेद के पैर होते हैं, छंद वेद के पैर होते हैं, यानी छंदों को किसकी उपमा दी गई, वेदों के पैर की उपमा दी गई। पादों मतलब क्या, पादों मतलब पैर, छंद को वेद के पैर की उपमा दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, बी अपादान कारक, सी कर्म कारक और डी करण कारक। तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये क्रिया का पद है जाऊंगा, और जाऊंगा पद से पहले कारक कौन सा प्रयोग हुआ है, से। और से जो होता है बेटा वो देखो किसका होता है, से जो चिन्ह होता है वो दो कारकों के लिए होता है, एक तो होता है करण कारक के लिए और दूसरा होता है अपादान कारक के लिए। एक किसके लिए होता है, एक करण कारक के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है, अपादान कारक के लिए। अब दिक्कत ये है, देखो बेटा कि जब यहाँ ऑप्शन देखते हैं तो ए अधिकरण कारक है, बी अपादान है, सी कर्म है और डी करण। तो यार दोनों दिए हुए हैं, अपादान भी है और करण भी है। अब हम आंसर कौन सा लगाएंगे, तो बेटा देखो आपको मालूम है करण कारक से का प्रयोग होता है जब वहाँ क्या माध्यम के रूप में कोई पद का प्रयोग होता है, कोई पद माध्यम के रूप में प्रयोग होती है तो वहां करण कारक होता है। और अपादान कारक का कब होता है, अपादान का प्रयोग होता है जब कोई वस्तु अलग होती है। ठीक है, वस्तु अलग होने का भाव देती है, अलग होने का भाव देती है, तो अलग होने का भाव जब मिलता है तो वहां अपादान कारक हो जाता है। अब यहाँ देखो ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन से जाने का मतलब जुड़ करके साथ में जा रहा है, यहाँ माध्यम का मतलब साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो साथ का भाव जब प्राप्त होगा तो वहां पर से चिन्ह में अपादान कारक ना होकर के कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करण कारक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए निदान, बी विसर्जन, सी विसर्जन और डी आवाहक। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्जन। आवाहन का मतलब होता है आमंत्रण, बुलाना, और विसर्जन का मतलब होता है किसी को विदा करना। ठीक है, किसी को विदाई देना, उसका मतलब होता है विसर्जन। हम लोग श्लोक भी पढ़ते हैं, पूजा पाठ जब करते हैं तो हम लोग कहते हैं ईश्वर को कि आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि छ
क्षमस्व परमेश्वर, कि हे प्रभु, हम ना आपको आमंत्रण देने का हमें शऊर है, ना हमें आपको आमंत्रण देने का ढंग मालूम है, ना ही आपकी पूजा पद्धति के विसर्जन के बारे में हमें कोई जानकारी है, लेकिन फिर भी हम अपने मनोयोग से आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारी पूजा को क्या करें, स्वीकार करें, भूल चूक को माफ करें। पूजा के अंत में हम लोग इस श्लोक से पूजा की समाप्ति करते हैं। जो भी पूजा में त्रुटियां हुई होती हैं उसके लिए ईश्वर से क्या करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं कि हमने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आपका पूजन किया, जो कुछ कमी रह गई हो उसमें क्या करें, आप हमें क्षमा प्रदान करें। तो आवाहन का विलोम हो जाता है विसर्जन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से किस वाक्य में भूतकाल है? विकल्प ए देखते हैं, मैं कल घर जाऊंगा। ठीक है, दूसरा है मैं यहाँ रोज आता हूँ। तीसरा है वह राजकोट से जा चुका है। और चौथा है मैं मुंबई से आ रहा हूँ। तो बेटा ये बहुत मतलब आप समझ लो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो एक तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, गा गी गे अगर पद का प्रयोग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो भविष्य काल का हो जाएगा। किसका, भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा। अब बाकी तीनों में देखो, एक में हूं, एक में है और एक में हूं। अगर कायदे से देखो तो ये देखो यहाँ पर कायदे से देखो तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या मिल रही है, ता हूं। सहायक क्रिया की बात कर रहा हूं, ता हूं। यहाँ सहायक क्रिया मिल रही है चुका हूं। क्या मिल रही है बेटा, चुका हूं। देखते जाइएगा, चुका हूं। और यहाँ सहायक क्रिया मिल रही है रहा हूं। क्या मिल रही है, रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखो तो बेटा ये तीनों सहायक क्रिया होती है जो तुम्हें किस में दिखाई देती है, वर्तमान काल में दिखाई देती हैं। बेटा ये किसकी है, ये सामान्य के वर्तमान की है। किसकी है, सामान्य के वर्तमान की है। अब इसकी बात करो तो बेटा ये पूर्ण के वर्तमान की है, पूर्ण वर्तमान की है। और बेटा अगर रहा हूं की बात करो तो ये अपूर्ण वर्तमान की है। अब कहोगे सर यहाँ सहायक क्रिया तो तीनों हमें वर्तमान काल की मिल रही हैं और यहाँ वाक्य हमसे किसका पूछा जा रहा है, भूतकाल का पूछा जा रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत हो गया है क्या, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने में कोई गलती कर गया है क्या? नहीं बेटा, एग्जामिनर ने गलती नहीं की है। एग्जामिनर ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन किया है। हमने आपको जब काल पढ़ाया या काल के क्वेश्चन कराए तो वहां पर आपको एक बिंदु दिया, हमने आपको वहां पर बताया था और एक बार पुनः उस बिंदु को मैं आपके प्रकाश में ला रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। इसको आप लोग एकदम मस्तिष्क में छाप लो। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं पेपर में आपकी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो कहेंगे क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, जब आप लोग भूतकाल को पढ़ते हो ना, तो भूतकाल का एक टेंस, एक भेद होता है जिसको हम लोग आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। और आसन्न भूतकाल का जो वाक्य होता है वो इक्विवेलेंट होता है, एक जैसा होता है किसके, पूर्ण के वर्तमान के। अब इसको मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर पहचान पूर्ण वर्तमान काल की दी है तो वो आसन्न भूतकाल का भेद भी हो सकता है। इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, या दूसरे अर्थों में कहें तो हम कहें कि अगर कोई वाक्य में आसन्न भूतकाल की पहचान दी है तो वो आसन्न भूतकाल का वाक्य पूर्ण वर्तमान के रूप में भी कार्य कर सकता है। यानी दोनों वाक्यों की प्रकृति जो होती है वो एक जैसी होती है। आप समझो मैं इसमें क्या कह रहा हूं, हम यहां पर कह रहे हैं, यहां पर पहचान किसकी दी है, ये पहचान दी है पूर्ण वर्तमान की। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। पूर्ण वर्तमान का मतलब कि क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, और अगर पूर्ण हो चुकी है तो कुछ समय बाद वो कार्य क्या होगा, बीते समय का हो जाएगा। बीते समय का होगा मतलब भूतकाल का हो जाएगा कुछ समय बाद। अगर जैसे हम आपको बोले कि अभी अभी मैंने जो क्लास आज प्रारंभ की उसका पहला क्वेश्चन पढ़ाया, तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया था आपको। बोलो हाँ, पढ़ाया था। और अगर थोड़ी देर
पहले पढ़ाया था, तो अभी के संदर्भ में जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं तो अभी के संदर्भ में वो जो पहला प्रश्न था हमारा वो क्या हो गया, वो भूतकाल का विषय हो गया। किसका हो गया, भूतकाल। लेकिन भूतकाल की चर्चा ऐसी थोड़ी हो गई कि वो बहुत पुराना हो गया है, हमने 24 घंटे पहले या महीने भर पहले या साल भर पहले आपको पढ़ाया, ऐसा तो नहीं। उस कार्य को मैंने कब समाप्त किया, अभी अभी थोड़ी देर पहले समाप्त किया। तो बेटा चूंकि वो कार्य वर्तमान की दृष्टि से पूर्ण हो गया है और भूतकाल की दृष्टि से देखोगे तो अभी अभी समाप्त हुआ है, भूतकाल की दृष्टि से देखोगे तो अभी अभी समाप्त हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग भूतकाल में किस नाम से, आसन्न के नाम से जानते हैं, और वर्तमान काल में उसे पूर्ण वर्तमान के नाम से जानते हैं। तो अगर देखो बेटा यहां पर ये किसका भेद है, पूर्ण वर्तमान का भेद है, पूर्ण वर्तमान का भेद है। तो ये किसकी तरह, मैं वही बता रहा हूं कि ये किसकी तरह कार्य कर सकता है, ये आसन्न के भूत की तरह कार्य कर सकता है। किसकी तरह कर सकता है, आसन्न के भूतकाल की तरह। तो यहां पर ये वाक्य जो है इसको पूर्ण भूतकाल को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, आसन्न का भूतकाल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आसन्न का भूतकाल, यानी ये पूर्ण वर्तमान के साथ साथ आसन्न का भूतकाल भी है। और अगर ये आसन्न का भूतकाल है तो बेटा भूतकाल का यही वाक्य जो है भेद हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, वह राजकोट से जा चुका है, ये आसन्न भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आसन्न भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। बहुत गजब का पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। क्या, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आसन्न भूतकाल के वाक्यों का प्रयोग पूर्ण वर्तमान के रूप में और पूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों का प्रयोग आसन्न भूतकाल के वाक्यों के रूप में होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हिंदी का पंजाब में प्रचार व प्रसार किसने किया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति कौन है। ए श्रद्धाराम फिल्लौरी, बी सहजानंद, सी संपूर्णानंद और डी आत्माराम। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रद्धाराम फिल्लौरी। ठीक है, पंजाब में हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य श्री श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया। अगला क्वेश्चन देखो, काठ मार जाना, काठ मार जाना इसका अर्थ क्या होगा। बेटा ये आपका लोकोक्ति है, काठ मार जाना, इसका पूछा गया है अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दंड भुगतना, बी जंगल में आग लगना, सी हतप्रभ हो जाना और डी उल्लू बनना। तो बेटा इसका आंसर होगा काठ मार जाना। मतलब देखो काठ मारता है, इसको देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। हम कह रहे तुम्हें आंसर नहीं भी आता तो इसका मीनिंग क्या होगा। काठ का मतलब लकड़ी होता है और लकड़ी का मतलब क्या होता है, निर्जीव, निर्जीव। ठीक है, निर्जीव का मतलब क्या होता है, एकदम किसी चीज को देख करके क्या विस्मय या आश्चर्य की स्थिति में आ जाना, शरीर का क्या चेतना शून्य हो जाना, बिल्कुल भी हिल ना पाना, जो जिस अवस्था में है वैसे ही रह जाना। तो अगर इस भाव को आप मिलाते हुए अपने विकल्प को निकालोगे तो थोड़ा सा अगर नियरेस्ट, हम कहते हैं कोई भी आंसर नहीं भी आता पेपर में, हम लोग इस चीज को लेके चलते हैं कि हम सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल सकते। बेटा पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80-85 क्वेश्चन तक आप कर लोगे, लेकिन 80-85 क्वेश्चन के बाद आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे 2 में डाउट है, जैसे 3 में डाउट है, तो अब 2 क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसको हम लोग छोड़ के थोड़ी आएंगे। हमें मालूम है भैया इन्हीं 2 में एक सही है, तो अब वहां पे हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। हम चीजों को क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा सोचने का जो ढंग है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, वो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपका प्रश्न किस हद तक सही होगा या नहीं होगा। तो अगर आप इस ढंग से सोच पा रहे हो कि यहाँ काठ शब्द आया है, काठ का मतलब लकड़ी है और लकड़ी निर्जीव से है, तो यहाँ पर देख लो बेटा उसका संबंध कहीं ना कहीं काठ मार जाना यानी लकड़ी हो जाना, ये मीनिंग मिल रहा है। और लकड़ी हो जाना का मतलब क्या होता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, हतप्रभ हो जाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सोच करके हम ना जानते हुए भी उत्तर को एक दिशा में ले जाकर के सही कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेपर के दौरान इस प्रकार से आप सोचने का प्रयास करें। ठीक है, हाँ हर क्वेश्चन को देखो, पेपर में आपको क्वेश्चन एकदम से नहीं छोड़ना है। ठीक है, हम आपको कह रहे हैं भले निगेटिव मार्किंग क्यों ना हो, लेकिन अगर 2 विकल्पों के मध्य डाउट है, आपको लग रहा है कि 2 नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है, तो बेटा आप क्वेश्चन खेल जाना।
आप खेल जाना, आप नुकसान में नहीं रहोगे। हाँ, लेकिन अगर चारों क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा कि भैया इसमें है ही क्या, तो ऐसे क्वेश्चन को करने से बचना, क्योंकि फिर वहाँ पे गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो आपको छोड़ना पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन है जिसके चारों विकल्प आपकी समझ से बाहर हो। ऐसा लगे कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये कहाँ से पेपर में आ गया, ऐसे क्वेश्चन को हाथ भी मत लगाना, दूर से उसको नमस्कार कर देना। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये लगे कि यार ये दो तो नहीं है, इन्हीं दोनों में आंसर है, एकदम भगवान का नाम लो और अपना आंसर लगाओ। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखो, व्यर्थ का मत कीजिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए आलाप, बी विलाप, सी संलाप और डी प्रलाप। तो बेटा देखो यहाँ पर आ जाएगा व्यर्थ का प्रलाप मत कीजिए। ठीक है, व्यर्थ का प्रलाप मत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं? रिक्त स्थान है तो यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा, क्या कहते हैं। अब वो क्या हमें बताना है। एक प्रकार से यहाँ पर रिक्त स्थान के साथ साथ ये क्वेश्चन आपका मर्ज कर दिया गया है वाक्यांश के क्वेश्चन को रिक्त स्थान के साथ। अब विकल्प है ए कम सोने वाला, बी नींदहारी, सी गुरु और डी इसमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया, पहले तो याद कर लो, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वाक्यांश का। ऐसा व्यक्ति जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है उस शब्द को हम लोग कहते हैं गुणाकेश। क्या कहते हैं? गुणाकेश। नींद पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो वो कहलाता है गुणाकेश। ये शब्द याद कर लो, गुणाकेश। ठीक है। अब यहां पर देखो इन विकल्पों में कहीं से भी ये विकल्प दिया है? नहीं दिया है। एक कम सोने वाला, एक नींदहारी, एक गुरु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो इसका आंसर जो होगा वो मैंने आपको लिख दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। गुणाकेश का मतलब नींद पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो वो कहलाता है गुणाकेश। ठीक। अगला क्वेश्चन, उस्ताद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है। उस्ताद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निपुण, बी दक्ष, सी गुरु या ये सभी। तो हम लोग कहते नहीं कि बहुत निपुण है, निपुण का मतलब उस्ताद है, अपने कार्य में निपुण है। ठीक। हम लोग कहते हैं कि वह बहुत दक्ष व्यक्ति है, दक्ष का मतलब बहुत कुशल है, बहुत कुशल है, बहुत उस्ताद है। और गुरु हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि क्या भैया बहुत गुरु निकले तुम तो यार, है तुम तो गुरु बन गए। तो गुरु का मतलब क्या हो गया? तो आप उस्ताद हो गए। क्या हो गया? उस्ताद हो गए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी, ये सभी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए मीठा, बी प्रत्येक, सी नुकीला और डी गरीब। तो देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसका आंसर होगा बी प्रत्येक। और प्रत्येक शब्द जो है बेटा ना, वो देखो प्रत्येक शब्द जो है वो किसको निरूपित करता है? कहीं ना कहीं संख्या के भाव को निरूपित करता है। जैसे हम बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक का मतलब हर एक, हर एक। और एक क्या होती है? एक संख्या। नहीं भी समझ में आ रहा, चलो छोड़ो, नहीं भी समझ में आ रहा, इसका विच्छेद कर लो। ये बना प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। और बेटा यहाँ देखो, यहाँ क्या आ गया है? शब्द ही आ गया ना। लो यहाँ तो शब्द ही आ गया एक। और एक क्या होती है? एक संख्या होती है। एक क्या होती है? संख्या होती है। और अगर संख्या का पद आ गया तो बेटा हम लोग जानते हैं विशेषण के जो चार भेद होते हैं, विशेषण के जो चार भेद होते हैं उसमें से एक क्या होता है? उसमें से एक संख्यावाची विशेषण भी होता है कि नहीं होता है? बताओ। एक संख्यावाची विशेषण होता है। तो अगर किसी पद में संख्या का प्रयोग दिखाई दे रहा है तो बताओ वो गुणवाचक बनेगा कि संख्यावाची बनेगा? बिल्कुल सर जी संख्यावाची बनेगा। तो प्रत्येक जो है वो कैसा हो जाएगा? ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब हम चीज़ों को दोबारा रिकॉल नहीं करेंगे। मैं कई बार उपसर्ग और प्रत्यय की डेफिनेशन बता चुका हूं। आप जानते हो उपसर्ग का मतलब पूर्व और प्रत्यय का मतलब बाद। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए किरण, बी लड़ाई, सी कसौटी और डी बैठक। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरण। और आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, इस प्रश्न को मैं कई बार बता चुका हूं कैसे प्रत्यय और उपसर्ग निकालते हैं। तो आप कमेंट में इन तीनों पदों के प्रत्यय लिख करके अपनी उपस्थिति को भी दर्ज कराएं। कमेंट में आपके आंसर हमें इस बात का संदेश देते हैं कि आप कितनी क्या कहते हैं लगन के साथ, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके कमेंट ही हमें ये दिखाते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के कितना जागरूक हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर का हमें इंतजार रहेगा आप सभी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
नीचे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बता। देखो कितनी बढ़िया तरीके से लैंग्वेज को घुमाया है। यहाँ पर उसने अनेकार्थी का एक अर्थ दे दिया और पूछा दूसरा बताना है। तो देखो बेटा आंसर क्वेश्चन क्या है, अनुसंधान। अनुसंधान का उसने एक अर्थ दे दिया प्रयास। अनुसंधान का एक अर्थ होता है प्रयास और दूसरा आपसे पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन ए समय, बी खोज, सी सहेली, डी आयु। सरल सा क्वेश्चन है। अनुसंधान का मतलब होता है खोज, रिसर्च। रिसर्च को किसी चीज को खोजना। आंसर बी, सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अगला, कर का एक अर्थ दे दिया हाथ। कर का एक अर्थ दे दिया हाथ और दूसरा यहां पूछ रहा है क्या होगा। तो ऑप्शन ए धनुष, बी सूंड, सी धातु और डी आयु। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा कि अब यहां पर कर का क्या अर्थ होगा। तो देखो बेटा यहां पर कर का जो अर्थ होगा वो बनेगा बी सूंड। सूंड कर का एक अर्थ हो जाएगा। इसको रट लेना, इसको याद कर लेना। कर का देखो क्या क्या अर्थ हो सकता है। कर को देखो यहाँ पर कर का मतलब होता है हाथ, ये तो हमने लिखा ही है, ठीक है। कर का मतलब होता है हाथ। कर का एक अर्थ होता है बेटा क्या, किरण। किरण, किरण जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, सूरज की जो किरण होती है उसका एक पर्यायवाची होता है कर। हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची, तो किरण के पर्यायवाची पढ़ते हैं रश्मि, कर, मयूख। रश्मि, कर, मयूख, अंशु, ये चार क्या होते हैं, ये उसके पर्यायवाची होते हैं। तो उसी एक पर्यायवाची में क्या कर भी मिलता है। तो कर का एक अर्थ क्या हो गया, किरण भी हो गया। अच्छा, कर हम लोग क्या करते हैं, आप सभी जानते हो कि सरकारी नौकरी में आपकी नौकरी लग जाएगी और धीरे धीरे जब आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो सरकार क्या करेगी, आपकी क्या करेगी, आपकी निगरानी करेगी, देखेगी भैया इसके पास कितना पैसा है और पैसे में से फिर क्या करेगी, कुछ हिस्सा आपका निकाल लेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आयकर क्या बोलते हैं, इनकम पर जो कर दिया जाता। तो कर का एक अर्थ क्या हो जाएगा, टैक्स भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्स, ठीक है। कर का एक अर्थ ये सभी जानते हैं। कई प्रकार के कर होते हैं ना, जैसे आयकर हो गया, जैसे सेवा कर हो गया, जैसे सेल टैक्स हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से सीमा कर हो गया, बहुत ढेर सारे कर होते हैं, बहुत ढेर सारे कर होते हैं। तो टैक्स को भी हम किस नाम से जानते हैं, कर। तो ये अनेकार्थी के लिए कर शब्द याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीन तो ये थे, यहाँ पर एक शब्द आपको और आज हमने दे दिया, सूंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। प्रश्न ए उल्धन लास, बी उल्धन आस, सी उल्धन लास और डी उत्धन लास। सीधे सीधे आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्धन लास। फिर से संधि आपने बतानी है कमेंट में, संधि आप बताओगे क्योंकि मैं कम से कम इस क्वेश्चन को 5 से 6 बार दे चुका हूं। क्यों दिया है ये समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को देने का कारण यह है कि इस संधि में जो नियम लगता है, व्यंजन संधि का कौन सा नियम है, अगर आपको वो नहीं समझ में आता तो प्लेलिस्ट में जाके संधि के चैप्टर्स को पढ़ें। वहां मैंने 7, 8, 9 विस्तृत तरीके से संधियों को आपको पढ़ाया है, बहुत डिटेल में जाकर के संधि को कंप्लीट कराया है, ठीक है। तो इस नियम पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस शब्द को देने का बार बार कारण यह है कि आप इस नियम से परिचित रहें, इस नियम को जानें, ठीक है। तो उत्धन लास उसका आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन क्या है, अब वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन है। शुद्ध वाक्य की पहचान आपने करनी है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब जरा देखो, मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूं, मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूं, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, और डी, मेरी आप पर श्रद्धा है। तो देखो बेटा, कभी भी वाक्य को बोलोगे तो बोलने में कभी आप बोलते हो मैं आपकी श्रद्धा करता हूं ना, बोलने में ही अशुद्ध है। दूसरा, मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूं, श्रद्धा प्रदान की जाती है नहीं, श्रद्धा तो भाव है, मन में रखा जाता है, क्या उसको दिया जाता है। देने का मतलब तो क्या हो गया, वो मतलब दृश्य पद हो गया। और श्रद्धा का भाव जो होता है वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य मन में एक भाव के रूप में होती है। तो यहाँ पर प्रदान करना भी हो गया, गलत हो गया। अब बचा, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ या मेरी आप पर श्रद्धा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, श्रद्धा भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी के रूप में होगा, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। श्रद्धा मतलब होता है आदर का भाव, मेरा आपके प्रति क्या है, आदर है, ठीक है, सम्मान का भाव हो गया। तो मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बेटा आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी। थ्योरी यहाँ पे लैंग्वेज लिखना थोड़ा सा प्रिंट दिक्कत हो गई, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शुद्ध वाक्य की आपने पहचान करनी है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, भारत में अनेक जाति है, ऑप्शन बी, भारत में अनेकों जाति है, ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं, और ऑप्शन डी, भारत में अनेकों जातियां। ये क्वेश्चन आप रट करके जाओ पेपर में, इस बिंदु को लेकर के वाक्य शुद्धि में
मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, यहां तो एक ही 2 प्रश्नों की बात है, लेकिन साथियों जहां पर 4 से 5 वाक्य शुद्धि के प्रश्न होते हैं वहां पर एक इस लॉजिक पे प्रश्न जरूर 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 आता है, निश्चित ही आता है, विश्वास मानिए। अब वो लॉजिक क्या कहता है वो मैं बता दे रहा हूं। देखो बेटा, यहां पर इस शब्द को पकड़ना है, बस आपको इस शब्द को देखना है। अनेक शब्द जो है वो कैसा है, तो यहां पर लिख लो, अनेक शब्द जो होता है वो बहुवचन का पद होता है। अब बहुत ध्यान से देखना, अनेक शब्द जो है वो बहुवचन का पद है, यानी अगर ये बहुवचन का पद है तो इस बहुवचन के पद का बहुवचन नहीं बनेगा। यानी मैं कहने को जो कह रहा हूं, मैं कहने जो जा रहा हूं वो ध्यान रखना कि अनेक अगर क्या है, अनेक अगर बहुवचन का पद है, अनेक अगर बहुवचन का पद है तो बेटा इस अनेक को कभी अनेकों नहीं लिखेंगे। हिंदी में अनेकों शब्द होता ही नहीं है, ये शब्द कैसा है, अशुद्ध शब्द है। क्यों? क्योंकि बहुवचन के रूप में पहले ही, बहुवचन के रूप में पहले ही अनेक मिल गया है। अब अगर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लो कि अनेक का एक वचन क्या होता है, तो बेटा अनेक का एक वचन एक होता है, एक का बहुवचन होता है अनेक, एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, अगर अनेक को कोई शब्द ही नहीं होता है तो यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया तरीके से ये एक शब्द और ये 2 विकल्प, अनेकों जब होता ही नहीं है तो ये 2 विकल्प हट गए कि नहीं हट गए। अब देखो तुम्हारे पास 2 बचे। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर भी अनेक है और यहाँ पर भी अनेक है। अब जरा ध्यान से देखो, हम तुमको बता रहे हैं अनेक जो है वो बहुवचन का पद है, तो इसके साथ जो पद प्रयुक्त होगा, इसके साथ क्या, संज्ञा या सर्वनाम का जो पद होगा, संज्ञा या सर्वनाम का जो पद होगा वो भी कैसा होगा बेटा, वो भी बहुवचन का होगा। यानी बहुवचन के पद के साथ बहुवचन के पद का ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखो जाति और जातियां, तो ये पद कैसा है, ये एक वचन का है, तो बहुवचन के साथ एक वचन का पद नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये देखो, ये भी क्या है, ये बहुवचन का पद है और जातियां भी क्या है, बहुवचन का पद है, दोनों बहुवचन के पद है, तो इस कारण से ये सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, एक शब्द आपने बताना है जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, बी अज्ञ, सी विशेषज्ञ और डी कृतज्ञ। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सब कुछ को बोलते हैं सर्व और ज्ञा प्रत्यय का मतलब होता है जानकार या जानने वाला, तो आंसर बन गया ऑप्शन ए सर्वज्ञ। ठीक है, 19 जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सुदर्शन, बी सुगर्दन, सी सुग्रीव और डी सुगत। तो बेटा जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए शब्द होता है ऑप्शन सी सुग्रीव। यहाँ पर ध्यान रखना, ये पद उपसर्ग इसमें लगा है सु और ये पद टूटेगा ग्रीव, और ग्रीव का मतलब लिख लो बेटा, ग्रीव का मतलब होता है गर्दन, ग्रीव का मतलब क्या होता है, गर्दन। ठीक है, तो जिसकी गर्दन सुंदर उसे सुग्रीव बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए गुणी, बी गुणवती, सी गुणवानी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बनता है ऑप्शन बी गुणवती। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बी गुणवती। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द मैं बार बार बता चुका हूं, यहाँ पे आंसर देखते हैं, ए मृग, बी कर्पूर, सी दधी और डी घी। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, तद्भव शब्द होगा घी, जिसका तत्सम क्या बनेगा, इसका तत्सम बनेगा बेटा घृत। क्या बनेगा, घृत। अगला क्वेश्चन देखो, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है इसमें, जरा देखो। तो यहाँ पर ए रूपक, बी उपमा, सी यमक और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहचान बता रखी है, ये देखो यहाँ शब्द क्या हो गया, सी, और मैंने तुमको बताया है सा, सी, से, सो, सम, सरिश, सदस्य, समान, इमी, जिमी। अगर ये शब्द किसी भी काव्य की पंक्ति में मिलते हैं तो बेटा वहाँ अलंकार कौन सा होता है बच्चों, उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है, बी उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए वधुई, बी वधुओं, सी वधुओं और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पर देखो वधु शब्द का अगर बहुवचन बोल रहा है तो यहाँ पर इस पद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वधुओं। क्या हो जाएगा, वधुओं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 24 साल दर साल में कौन सा समास है? साल दर साल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव और डी द्वंद्व समास। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी अव्ययी। क्यों होगा?
तो जरा ध्यान रखिए। देखिए आप लोगों के बीच में आवाज़ आई होगी, ठीक है। दीपावली का त्यौहार पास में है तो बच्चों ने मनाना चालू कर दिया है, ठीक है। पटाखे अटाखे बजने प्रारंभ हो गए, रावण जल चुका है, ठीक है। तो आप पटाखों से अभी सावधान रहें, क्योंकि आपके पटाखे कब बजेंगे? आपके पटाखे बजेंगे जब आप परीक्षा में सफल होंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, साल दर साल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर मैंने बता दिया, आंसर है अव्ययी भाव। कैसे है? तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संज्ञा पदों की आवृत्ति, मैंने क्या बताया था? संज्ञा पदों की आवृत्ति अगर कहीं होती है, संज्ञा पदों की आवृत्ति कहीं पर होती है तो बेटा वहाँ कौन सा समास हो जाता है? वहाँ पर बेटा अव्ययी भाव समास। और यहाँ पर देखो साल का संज्ञा पद है और उसकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ कौन सा समास हो गया? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास हो गया। पक्का बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह मुझसे मिलने नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पर आपको पूछा गया है कौन सा वाक्य है। वाक्य के कॉन्सेप्ट में हम गए हैं कि कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य और डी आज्ञार्थक वाक्य। तो बेटा यहाँ पर शब्द देखो, योजक के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? क्योंकि का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? क्योंकि का प्रयोग हुआ। मैंने आपको बताया था कि और क्योंकि अगर योजक चिन्ह के रूप में कहीं आते तो वो क्या होता है? मिश्रित वाक्य का भेद होता है। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य। ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन साथियों, हम लोग पैसेज की ओर आ चुके हैं। आइए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। पेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से पैसेज को हम लोग लेकर के चल रहे थे और आशा करता हूं कि पैसेज के जिन बिंदुओं से, जिन तरीकों से मैंने आपको रूबरू कराने का प्रयास किया, ठीक है, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और पैसेज को करने में आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। तो आइए आज के अपने पैसेज को देखते हैं, एक बार इसकी रीडिंग करते हैं और उसके बाद फिर इसके आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपने आज के पैसेज को। पढ़िएगा साथियों मेरे साथ, हम पढ़ रहे हैं एक बार आपके सामने। कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनकी एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं जैसे प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है क्योंकि उनकी एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। जैसे, यथा शब्द का मतलब जैसे होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यथा रेशमी टाई की ललिता, एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी। अतिशय आदर्श वार्ता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकी माने जा सकते हैं। आरंभ थोड़ी सी पैसेज में, थोड़ी सी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पैसेज में कुछ चीज़ों को लेकर के टाइपिंग की जो मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी वर्तनी का प्रश्न नहीं है, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। जैसे देखो बेटा, ये यथार्थ का शब्द ही गलत होता है, ये कुतूहल नहीं होता, आप सब जानते हो कौतूहल होता है, तो इस कारण से मैं इसको ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर आपको शुद्ध रूप से उसका क्या कर दे रहा हूँ, उच्चारण कर दे रहा हूँ। आरंभ, कौतूहल, संकलन, त्रय, चरम, सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचीयता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रवणता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही दिया जाता है। मतलब कुल मिला करके जो हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य की एक विधा जिसको एकांकी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, साथियों इस एकांकी के जो महत्वपूर्ण लेखक माने गए हैं, गद्यकार माने गए हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में राम कुमार वर्मा जी जो हैं वो अग्रणी है। ठीक है, बहुत मतलब एक तरीके एकांकी लेखन के एक तरीके से कहे पुरोधा सिद्ध हस्त व्यक्ति हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो एकांकियों के बारे में ये पूरा का पूरा पैसेज उनका मेंशन है कि राम कुमार वर्मा ने जो एकांकी लिखी है वो एकांकी
किस प्रकार की है, उनमें किस किस का उल्लेख है, किन किन समस्याओं को चित्रित किया गया है और किस प्रकार से, ठीक है, वो एक संदेश को समाज में देती हैं, क्या संदेश समाज को देती हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्या कहते हैं गद्यांश की जो है वो रचना की गई है। तो आइए अब इनके प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके संभावित आंसर को खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? सबसे बेहतरीन, किसी भी प्रश्न का, किसी भी गद्यांश का जो सबसे अच्छा प्रश्न होता है वो उसके शीर्षक का होता है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर व्यक्ति है और उस व्यक्ति की किसकी, यहाँ पर पूरी तरीके से एकांकी, एकांकी ये शब्द जो है इस पूरे गद्यांश का मतलब कहें केंद्रीय विषय है, केंद्रीय विषय है, जिसके इर्द गिर्द जो है हमारे पूरे पैसेज को जो है उसकी रचना की गई है, उसको लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो एक तरीके से शीर्षक होगा उसमें महत्वपूर्ण रूप से एकांकी का उल्लेख जरूर होगा। अब हमने विकल्पों को देखना है। तो विकल्प कह रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की लेखन शैली, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटकों में राष्ट्रीयता और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकियों में रंगमंचीयता। देखो दो के बीच में दिक्कत है, लेखन शैली कोई लेना ही देना नहीं, लेखन शैली में एकांकी आती है, आत्मकथा आती है, उपन्यास आता है, नाटक आता है, डायरी राइटिंग आती है, बहुत ढेर सारी विधाएं हैं लेखन की, बहुत ढेर सारी विधाएं हैं। लेकिन क्या यहाँ लेखन शैलियों का जिक्र हो रहा है मेरे भाई? बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ जिक्र किसका है? यहाँ लेखक एकांकी का है। लेखन शैली की एक विधा एकांकी है, उस एकांकी को यहाँ पर केंद्रीय भूमिका में दिखाया गया है, तो इसका आंसर लेखन शैली नहीं होगा। और इसी प्रकार मैंने बताया लेखन शैली जैसे एकांकी एक विधा है वैसे नाटक एक विधा है, तो यहाँ नाटक कहीं उल्लेख नहीं है, यहाँ एक उल्लेख किसका है? एकांकी का है। तो देखो दो विकल्प तो हटा लिए तुमने, अब बचा क्या? बी और डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों में रंगमंचीयता। तो देखो यहां दिख तो रही है एकांकियों में रंगमंचीयता का भाव है, लेकिन सिर्फ रंगमंचीयता से संबंधित एकांकियों का उल्लेख नहीं है। देखो एकांकियां जो है वो ऐतिहासिक हैं, समस्या मूलक हैं और उनमें क्या आदर्शवादिता का स्वभाव है। रंगमंच यानी सिर्फ नाटकों से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य विधाओं पर भी वो क्या है? केंद्रित हैं। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उक्त विवरण में प्रयुक्त शैली है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इस पैसेज का गद्यांश का मेरे ख्याल से अगर हम बोले तो शीर्षक से भी उपयुक्त बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 27वां है। क्या कह रहा है कि उक्त अवतरण में प्रयुक्त शैली कैसी है? तो ऑप्शन ए विवरणात्मक, ऑप्शन बी विवेचनात्मक, सी आलोचनात्मक और सी गवेषणात्मक। तो देखो बेटा यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसका उल्लेख दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे राम कुमार वर्मा ने क्या किया है? ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक। अब जरा देखो यहाँ समस्या मूलक है। दूसरा देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर समस्या मूलक एकांकियां जो है, समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित और मध्यम वर्ग की समस्याओं को इंगित किया है। और उन समस्याओं को इंगित करने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जैसे ऐतिहासिक भी देखो, ऐतिहासिक एकांकियों में अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया है। मतलब कुल मिलाकर के राम कुमार वर्मा की जो एकांकियां हैं वो क्या कर रही हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो चाहे वो समस्या मूलक हो, तो इतिहास में जो कमी रह गई है, यानी इतिहास को लिखने का जो दृष्टिकोण रहा है, जो इतिहासकारों ने लिखा है, ठीक है, जैसा कि आज भी आप देखिए वर्तमान में भी चल रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस चीज को लेकर के नाराज रहता है कि इतिहास को हमारे गौरवशाली इतिहास के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है। उन नायकों का कहीं ना कहीं लोप कर दिया गया है या उनको उतना स्थान नहीं दिया गया जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और आज वो एक वर्ग जो है वो लगातार इस
चीज़ की मांग कर रहा है कि हमें एक बार पुनः अपने नायकों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कहाँ खो गए वो हमारे नायक जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे, अपना सर्वस्व बलिदान दे देते थे। ठीक है, ऐसे नायकों को हमें भूलना नहीं चाहिए। उसकी ये मांग रही है कि उन्हें भी उसकी जो बलिदान है उसका सम्मान मिलना चाहिए और हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें देशभक्ति के, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति समर्पण, बलिदान की भावना का क्या हो, विकास हो सके। ठीक है, तो इन समस्याओं को एक तरीके से जो चीज लिखी गई है उसकी कमी को दिखाया, और कमी को दिखाने का मतलब होता है उसकी आलोचना करना। देखो यहां पर क्या कह रहा है, समस्याओं को दिखाया, जैसे क्या है, प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ, इन समस्याओं को, समस्याएं जो है उसकी आलोचना की गई। क्या की गई, आलोचना की गई। और साथियों ना भी हो तो मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का अगर कहीं उल्लेख है तो ध्यान रखिएगा इनकी भाषा की जो शैली है वो आलोचनात्मक, इसको एक तरीके से रटी लीजिएगा कि इनकी शैली जो है वो आलोचनात्मक है। तो इस प्रकार की इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है। ऑप्शन ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर। देखो एकांकियों का मूल स्वर कैसा है, सीधे सीधे क्वेश्चन में दिख रहा है आदर्शवादी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रंगमंचीता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी क्या है भाई, सफल है, बी असफल है, सी संपादन मांगते हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो बेटा यहाँ पे दिया रंगमंचीयता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है तथा उनमें समरसता के साथ साथ, ठीक है, शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। तो संपन्न है का मतलब क्या है, संपन्न है का मतलब आंसर हो जाएगा ये सफल है। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया। समस्या मूलक एकांकियों में किसका चित्रण है, तो यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया था समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 3 क्वेश्चन जो थे वो पैसेज से हैं, 2 क्वेश्चन आपके जो बेहतरीन क्वेश्चन थे और आप विश्वास मानिए पेट के उन छात्रों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपके 10 क्वेश्चन आने हैं पैसेज राइटिंग के, 10 क्वेश्चन पैसेज राइटिंग के हैं। एक पैसेज आपका सिंपल होगा, दूसरा पैसेज जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन आपके बेहतरीन होंगे। पहला क्वेश्चन जो सिंपल होगा उसमें भी आपको शीर्षक जो है वो पहचानने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी 4 क्वेश्चन आपको पैसेज में से आंसर में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की ये जो चर्चा है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, पेपर के दृष्टिकोण से लाभकारी होगी और पेपर में हमने अभी तक आपको अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार जो कुछ भी पढ़ाया है, ईश्वर से इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, ईश्वर आपकी सफलता सुनिश्चित करे, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से करता हूं। और एक बार पुनः पेट की परीक्षा में शामिल होने वाले मेरे उन सभी व्यूअर्स जो कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से इस यंत्र के माध्यम से सुन पा रहे हैं, जिनको मैं अपने विवेक के अनुसार जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो दे पा रहा हूं, उन सब के लिए अपनी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सभी पेट की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छा स्कोर प्राप्त करें और परीक्षा में अपनी सफलता को प्राप्त करें। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ हम अपनी आज की वाणी को विराम देते हैं। मेरे सभी साथी जो पेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों।